मैडम नवाज, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं और बाकी सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। तो सबसे पहले जो एक पहला सवाल होगा वो यही होगा कि जर्नी कैसे स्टार्ट किया आप लोगों ने, वो बाद में पूछेंगे। पहले आप ये बताएं कि एक एस्पायरेंट से सीएसएस ऑफिसर बनना, ये जो एक ट्रांजिशन आया है, इस ट्रांजिशन में जो आपकी लाइफ में छोटे या बड़े चेंजेस हुए हैं वो कौन से हैं? जी। और व्हाट आर द इमोशन, व्हाट आर द फीलिंग आपके आपके घर वालों के? अ, तो सबसे पहले तो सर आप मुझे मैडम जो बोल रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा ट्रांज़िशन है, क्योंकि आप मेरे मेंटर ही हैं, तो अभी तक मैं वही कंसिडर कर रही हूँ, मतलब फ्रेटर्निटी फेलो नहीं कंसिडर कर रही। तो सबसे बड़ा बड़ा तो यही है। सेकंड ये है कि बहुत लोगों के जो फीलिंग्स टुवर्ड्स मी वो चेंज हो गए हैं। मतलब मेरे सक्सेस से पहले बहुत लोग मुझे कहा करते थे कि नहीं होगा, बहुत टाइम ज़ाया कर रही हो, क्योंकि दिस वाज़ माय थर्ड अटेम्प्ट। तो टाइम ज़ाया करना बहुत बोला है, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो कंसिस्टेंसी अभी काम भी आ गई है। हाउएवर मेरी जर्नी इस तरह थी कि अ, 2020 2020 से मैंने स्टार्ट लिया था अपना सीएसएस का प्रिपरेशन का। जी। मैं 2021 में अपेयर हुई। आई मैनेज टू क्वालिफाई दी एसए एग्ज़ाम, लेकिन मैंने प्रेस ही में नहीं पास हो सकी। तो उस वजह से मुझे बहुत वो मिला, मतलब बहुत ज़्यादा मैं जो है मोटिवेट हो गई कि नहीं, अगर ऐसे पास किया जो कि बहुत ड्रेडफुल है सबके लिए। ये ऐसे की ही क्लास है, सबको पता ही होगा कितना ड्रेडफुल सब्जेक्ट है। तो हम्म। उसके बाद फिर 2022 में भी मैं जो है सीएसएस के लिए बैठी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस मैं कराची में थी और हीट वेव चल रही थी। मैं क्वेटा की हूँ बेसिकली, लेकिन मुझे कराची का वेदर का नहीं पता था। मैं जो है पहले पेपर में ही आई अनफॉर्चुनेटली फेंटेड एंड कुडंट क्वालिफाई द वेरी एसे पेपर जो कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर दिया था। एनीवेज मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, 700 टच करा था, तो वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। तो एनीवेज फिर स्पेशल आ गया, पीसीएस आ गया। दोनों के लिए मैं बहुत अच्छे से तैयार थी। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस तैयारी में थी, मेरी कंटिन्यूस राइटिंग प्रैक्टिस और इवैल्यूएशंस जो कि सर अल्ताफ़ ने खुद ही की थी। तो ही हैज़ बीन विद माय मेंटर थ्रू आउट माय जर्नी। तो इस वजह से मैं बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर थी इस दफ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही मैंने क्वालिफ़ाई किए, पीसीएस और सीएसएस स्पेशल। एंड बाकी आपने खुद इंट्रोडक्शन में बता दिया, तो जर्नी इस तरह से थी। बाकी alhamdulillah my parents are very proud, and I think this is a point of motivation for whoever is listening here कि वो जो फीलिंग होती है ना, जो जब आपके पेरेंट्स प्राउड हो रहे होते हैं एंड एग्जैक्ट। मतलब वो देख रहे होते हैं आपको कि आप कहाँ से कहाँ आ गए हैं। मतलब तो वो फीलिंग इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो उस फीलिंग को ही अकेले आप अपने दिमाग में रख के मोटिवेट रहा करें, मैं यही करूँगी। एक तो बात मैं कहना भूल गया आपको, वेलकम टू द फर्टिनिटी। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जो भी हमें सुन रहे हैं, तो जो सीएसएस, मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जब मैं एस्पायरेंट था तो ना, जो सीएसएस पास कर चुके होते तो एक ऐसा बबल लगता था कि ये एक बबल है, और इस बबल को टच करना है, और इसके बबल के अंदर जो फर्टिनिटी है उसको वेरी महसूस उसको महसूस करना है। फिर जब आप उस बबल के अंदर चले जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि अब ये एक स्टेज है जो हमने अचीव कर लिया, अब इसके आगे और बहुत जहाँ है। जैसे ट्रेनिंग का फेज होता है, एफपीओ का फेज होता है, एफपीओ के बाद आपके पोस्टिंग के फेजेस होते हैं, उसकी चैलेंजेस होते हैं। जब आप कुर्सी पे बैठते हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो वाली फीलिंग अभी तक नवाल ने एक्सपीरियंस की नहीं होगी। लेकिन अभी शी इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द ट्रेनिंग्स एंड द एग्जाम्स। फिर से एग्जाम्स देने होंगे उनको, एफपीओ ही देना होगा उसको, और उसके बाद भी अगर ये आई थिंक एमएससी का एक और एग्जाम होता है। बहरहाल वो बात की बात है। पहले तो आप ये बताएं कि आपने बलूचिस्तान का पीसीएस भी क्वालिफाई किया है और सीएसएस भी क्वालिफाई किया है, तो आप दोनों में से क्या चूज कर रही हैं?
अभी तक भी टू बी ऑनेस्ट मैं डिसीजंस के बीच में ही हूँ। हाउएवर मैं थोड़ा ज़्यादा जो है मैं सीएसएस की तरफ ही हूँ, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ सम सर्टेन रीज़न्स, फैमिली, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद भी जो है वो सर्विसमैन है, तो इट वुड बी मोर कन्वीनिएंट फॉर द बोथ ऑफ अस, क्योंकि बलूचिस्तान में रह के फिर मुझे बलूचिस्तान में रहना होगा और वो डिफरेंट जगहों पे पोस्टेड होंगे, तो आई थिंक सीएसएस की तरफ ही है मेरा फिलहाल तो। एक छोटा सा पोल ले लेते हैं, जो हमें सुन जी। रहे हैं। तो मैडम नवाल ने 2 एग्जाम्स पास किए हैं, अगर आप होते तो आप क्या चूज करते? सीएसएस का एमएलसीजी ग्रुप या अपने प्रोविंस में रहना और वहां पे एसी बनना? गिवन दैट सर्कमस्टांसेस भी सुन ले कि मतलब अगर मैं फैमिली वगैरह से दूर होती, सिंगल होती और ये सारी चीज़ें उसके साथ अटैच नहीं होती, तब आप अब वोट करें, ये सारी सर्कमस्टांसेस को जो है मद्देनज़र रखते हुए। चलें अरीशा से पूछते हैं, अरीशा या अक्सा, ये मेरी बैच में भी हैं। अहमद हनीफ इज आल्सो वन ऑफ द करंट स्टूडेंट्स, तो वो तो सीएसएस कह रहा है, मैं चूज करूंगा। डिपेंड्स। डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप, पास एनी टाइम। अच्छा, डिपेंड्स। इस दफ़ा ये था कि हमारे पास ग्रुप्स नहीं थी ना, हाँ स्पेशल में। हाँ, बिल्कुल हाँ, वहाँ पे स्पेशल एग्जाम में ना ये ग्रुप्स नहीं थे बिल्कुल। तो जी। आई थिंक एमएलसीजी ही टॉप वाले उस स्लॉट में आता था सीएसएस स्पेशल में। यस। अच्छा, सीएसएस जो एग्जाम होता है ना, जो आप सब एस्पायरेंट्स हैं, बस पास हो जाए सर फिलहाल, तो बस ये गोल है। ये ऑनेस्टली आई हैव बताऊं, बीन देयर। ऑनेस्टली जो अरीशा बात कर रही है ना, इट्स वेरी ट्रू। मैंने भी दूसरे टर्म में पास किया था, और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अल्लाह पाक नहीं, वो होता है ना कि किसको अल्लाह पाक देकर आजमाता है, किससे लेकर आजमाता है। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह हुआ था कि मैंने सीएसएस के साथ 3 और एग्जाम क्वालिफाई किए थे। तो मेरे पास भी 4 ऑप्शन थे कि अब मैं इन चारों में से किस में जाऊं। बट ऑनेस्टली मैं सरकमस्टेंसेस अपनी जगह, वो एक फैक्ट है। लेकिन जो सीएसएस फर्टिनिटी है ना, और उससे जो आप मतलब सोसाइटी में भी इम्पैक्ट जो ला सकते हैं, और अपनी लाइफ और अपने इर्द गिर्द जो आपके करीबी लोग हैं उनकी लाइफ में जो आप पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं ना, वो आई थिंक किसी और फील्ड में जाकर नहीं ला सकते, अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं। यस। तो उस हिसाब से सीएसएस इज वेरी गुड ऑप्शन। पर वही अरीशा जो कह रही है, इस फेज से हम भी गुजरे हैं कि बस पास हो जाए, कुछ कुछ ना कुछ हो जाए, फिर देख लेंगे। ऐसी है। चलें, नवाल आपसे एक और सवाल करते हैं कि आप ये जो हमें सब सुन रहे हैं इनको ये बताएं कि जो ये स्कोरिंग ट्रेंड है, इस पे ये लोग कितना यकीन रखें? वाकई स्कोरिंग ट्रेंड कोई चीज़ होती है या मिथ होती है? मिथ तो नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम सब ने देखा है कि किस तरह कोई एग्ज़ाम, कोई सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल जो है वो एक साल में बहुत ही अच्छा लोग स्कोर कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद दूसरी तीसरे साल में उसको हिट कर दिया जाता है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ मिथ पर्सनली। लेकिन आई ऑल्सो बिलीव कि आप कोई भी ऑप्शनल अगर चूज़ कर रहे हैं ना, तो हम्म। वो जो है आप एन्जॉय करें, उसके साथ कमिटेड रहें, तभी जाके आपको फिर ट्रेंड्स के साथ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मुझे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से ही यूएस हिस्ट्री के ऊपर बहुत लोगों ने डराया हुआ था कि ये जो है स्कोरिंग ट्रेंड को अगर देखें, ये बहुत टारगेट होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन मैं कंसिस्टेंटली यूएस हिस्ट्री ही ऑप्ट करती थी, क्योंकि मैं बहुत एन्जॉय करती थी यूएस हिस्ट्री पढ़ना। तो मेरे जो है वो इंटरेस्ट के साथ वो अलाइन्ड था। तो इस वजह से जब मैंने उसको इतना परफेक्ट कर दिया, तो फिर मुझे ट्रेंड से एज सच इशू नहीं हो रहा था। इसके साथ साथ ये भी है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम अपनी ज़बान में कहते हैं मनहूस होते हैं। अब वो सब्जेक्ट्स जो है ना, लोगों सबको ही पता होंगे कि कौन से हैं। अब वो सर दो ज़्यादा चित्रा दो तीन करते आप हैं। बता दें लोगों को कि थोड़े अवेयर हो जाए कि ये ऐसे सब्जेक्ट जो मनहूस सब्जेक्ट हैं। मनहूस मैंने पर्सनली नहीं ऑप्ट किया, लेकिन बहुत लोगों से सुना है कि इंटरनेशनल लॉ थोड़ा-सा मनहूस है। उसके अलावा उसके अलावा सर आप थोड़े ऐड करें, क्योंकि मेरे जो यूएस हिस्ट्री को बोलते हैं मनहूस, बट आई डोंट थिंक सो वो मनहूस है। यूएस हिस्ट्री, काफी लोग यूएस हिस्ट्री को मनहूस कहेंगे। अब मैं भी
मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें भी मैं भी यूएस हिस्ट्री में ही रह गया था, और दूसरे अटेम्प्ट में फिर मैंने चेंज नहीं किया, इसमें मैंने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। जी। पर इस वक्त मनूज की लिस्ट में ना यूएस हिस्ट्री भी काफी लोग इसको उसी लिस्ट में डालेंगे। ऐसे ही है। नहीं, आईआर तो मनहूस नहीं है। आईआर इज गुड। आईआर इज स्कोरिंग सब्जेक्ट। बिल्कुल ट्रू। दैट्स नॉट। आईआर जो है बॉल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जी, तो बस आईआर फ्रेंड का यही है। सही सही सही। चलें, स्कोरिंग ट्रेन के अलावा ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल एक एस्पायरेंट है और वो हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद मोटिवेशन उसकी खत्म हो जाती है और उसे लगता है कि अब बस मुझसे नहीं होगा, या वो सेल्फ डाउट में चला जाता है, या जैसे आपका अब ये थर्ड अटेम्प्ट था, तो ये जर्नी 2021 से पहले आप तैयारी कर रही हैं, अब 2025 चल रहा है, अभी जो आपके दोनों एग्जाम्स क्वालिफाई हुए हैं वो अभी इसी में हुए हैं, तो मतलब 5 साल की ये जर्नी कंसिस्टेंट रहना, तो ये जो बीच में मोटिवेशंस चली जाती हैं, सेल्फ डाउट आ जाता है, और थोड़े बहुत वो प्रेशर्स भी होते हैं कि आपके सारे दोस्त कुछ ना कुछ अचीव करते जा रहे हैं और आप अभी तक वहीं ठहरे हुए हैं, और आपके पास, खास करके लड़कियों के पास फिर ये ऑप्शन बचता है कि अब बस शादी शायद कर लेनी चाहिए, ये नहीं होगा। और लड़के जो हैं वो फिर बाहर जाने के ड्रीम्स देखना स्टार्ट करते हैं कि मैं सऊदी अरब चला जाऊंगा, मैं दुबई चला जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं जर्मनी में मास्टर्स करूंगा। तो ये फियर, सेल्फ डाउट, ये थोड़ा नो कॉन्फिडेंस, इसको किस तरह टैकल किया जाए? सबसे पहले तो मैं इस सब से गुजरी हूँ और 3 दफ़ा गुजरी हूँ, तो इट्स वेरी नॉर्मल। ये होता है। उस वक्त जब मैं इससे गुजरती थी तो मुझे लगता था कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। होता है, इट्स नॉर्मल, बट टू सम एक्सटेंट ये कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं ना, तो आपको इस तरह का स्ट्रेस नहीं होता। आप बहुत खुश होते हो कि आप अटेम्प्ट दे रहे हो, इतना प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, रिश्तेदारों के सामने शो मारेंगे, ये होगा, वो होगा। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। जो रिपीटर्स होते हैं ना, यानी जिनका मोटिवेशन लूज़ हो जाता है आफ्टर लुकिंग एट देयर रिज़ल्ट फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, उनके लिए बहुत ये जो है मोटिवेशन लूज़ करना बहुत ईज़ी है, क्योंकि अब क्या करें, सब कुछ तो कर चुके हैं। तो मेरा पर्सनली ऐसा होता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने मोटिवेशन बहुत ज़्यादा लूज़ कर दिया था, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं और क्या करूँ इससे ज़्यादा, जिससे मैं पास हो जाऊँ, एंड आई एम श्योर सबको यही लग रहा होता है। तो उस मोटिवेशन के लिए मेरा सिंपल होता था, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, मैं अपने आप को फ़ोर्स करती थी। और दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, आपको अपने आप को फ़ोर्स करना पड़ेगा, ठीक है? फेलियर इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी। ये बात जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना आपके लिए आसान होगा आगे, ठीक है? दिस जर्नी विल टीच यू मोर देन यू एक्सपेक्ट, नो मैटर व्हाट, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फेल। तो वो जो टीचिंग है उसको अपने साथ रखें, इसको एन्जॉय करें, तो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगी। दूसरा, छोटी-छोटी आदतें होती हैं, जैसे कोई मोटिवेशनल म्यूज़िक से किसी को मोटिवेशन मिलती है, किसी को किसी कोई और सीएसपी की बातें सुन के मिल जाती हैं, किसी को अपने मेंटर से बात करके, तो या किसी को मतलब ऑब्वियसली नमाज़ पढ़ें, या इस तरह की जो भी चीज़ें जिसको भी एस्केप मिलता है इस डीमोटिवेशन से, वो सारी चीज़ें मैं भी करती थी। बस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि फेलियर इज पार्ट ऑफ द जर्नी। आई एम जस्ट हेयर टू एंजॉय इट, टू लर्न समथिंग, एंड फोर्स योरसेल्फ, फोर्स करें खुद को। इसका और कोई हल नहीं है। पर्सनली आई बिलीव दिस। वेरी ट्रू। सब लोगों ने सुना कि फोर्स यूर सेल्फ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अमूमन मतलब मुझे, मैं खुद पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, कभी कभी वो कॉल भी कर लेते हैं, कभी कभी वो 10-10 मिनट के वॉइस नोट्स भेजते हैं कि सर ये मेरा मसला है, ये सुने। और मसला क्या होता है कि यही होता है कि सर ये चल रहा है, वो चल रहा है, मुझे पढ़ाई नहीं हो रही, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो इसका जो हल है ना वो एक ही है, फोर्स यूरसेल्फ, क्योंकि ये ऐसी जर्नी है जो आप खुद खुद ही इसको पार भी कर सकते हैं। वो जो कहते हैं ना फाइट करना, वो भी आपको खुद ही करना होगा। सेल्फ डाउट आएगा, उसको भी ओवरकम करना, हाँ, आपको एक मेंटोर मोटिवेट कर सकता है, थोड़े बहुत आपको
मोटिवेशनल बातें बता सकता है, या आपको अपनी पॉजिटिव चीज़ें बता सकता है, या जैसे मैडम ने बताया नवाल ने कि म्यूजिक सुनना, नमाज पढ़ना, ये सारी चीज़ें एक बूस्टर की तौर पे ना काम कर सकती हैं, बट अल्टीमेटली इट्स यू दैट यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू कीप कंसिस्टेंट। अगर आप, मुझे जितना लगता है कि जैसे नवाल भी ऐसी एग्जाम्पल है कि इसने कोई 3-4 महीने तैयारी करके अटेम्प्ट देकर पास नहीं किया, एक कंसिस्टेंट रही है थ्रू आउट और तीसरे अटेम्प्ट में पास किया है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनकी जो जर्नी होती है, वो जर्नी इन्हें सब्र, बहुत ज़्यादा सब्र सिखाती है, बहुत तहमुल इनकी लाइफ में आ जाता है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि नवाल जो है अपनी लाइफ में कभी भी, अब वो जो हड़बड़ी वाले डिसीजन होते हैं वो नहीं करेगी, वो कभी भी है पेजर्ट नहीं होगी, वो कभी भी पैनिक नहीं करेगी, क्योंकि ये 5 साल थ्रू आउट किसी चीज़ की तैयारी करना, और फिर ये 5 साल सब्र बहुत बड़ा है। ठीक है ना, जैसे अरसलान ने एक बात लिखी है कि फेल्यूर इज एन ऑर्फन, नो वन सपोर्ट्स फेल्यूर। मैं तो इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ कि फेल्यूर को कोई सपोर्ट नहीं करता है। मैं अपने जो स्टूडेंट हैं, मैं उनके आपको फिंगर टिप्स पे नाम बता सकता हूँ जो फेल हुए हैं, बट आई स्टिल ओन देम। हाँ, एक स्टूडेंट को मैं ओन नहीं करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपनी मार्कशीट भेजी, और मार्कशीट भेज कर वो मुझे कहती है कि सर मुझे बताएं मैं कहाँ पे इम्प्रूव करूँ, और उसका स्कोर था 165। तो मैंने उसे कहा कि प्लीज आप किसी को ये मत बताइएगा कि आप मेरी स्टूडेंट है। ठीक। तो मैंने उसको शुरू में भी ये कहा कि पहले तो आपको ये किसी को नहीं बताना है कि आप मेरी स्टूडेंट है, ठीक है। बाकी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इम्प्रूव किस तरह करेंगी। क्यों? क्योंकि अब उसको ऑन करना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ऐसी स्टूडेंट को। तो फिर उसको मैंने शुरू में भी कहा था अटेम्प्ट देने से पहले कि आप जो है ना, आपको पहले ये ठीक करने पड़ेंगे एरियाज अपने इंग्लिश के, ये सारी चीज़ें, तब ही आप जाके प्रिपेयर करें प्रॉपर सीएसएस के लिए। क्योंकि हर कोई जो एस्पायरेंट होता है ना, वो रेडी नहीं होता है, मतलब अभी अटेम्प्ट देने के लिए हर किसी का वक्त होता है। तो मैं ऑनेस्टली फीडबैक देता हूँ, नवाज मेरे पास चेकिंग कराती रही हैं, तो जो आखिरी दिन होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, अगर किसी के ऐसे में ज़्यादा मसले होते हैं तो पहले मैं पूछता हूँ कि आप बताएं कि आपकी उम्र कितनी है और अटेम्प्ट कितने हैं। तो वो अगर मुझे बताते हैं सिर्फ मेरी उम्र भी 23 साल है और अटेम्प्ट तीनों पड़े हुए, तो मैं कहता हूँ 1 साल और तैयारी करो। ठीक है ना। तो उसको भी मैंने ये कहा था कि आप 2 साल और तैयारी करो, फिर जाके अटेम्प्ट दो। तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो थोड़े समझते नहीं है। बाकी हाँ, लक का भी बहुत बड़ा रोल है। लक के बारे में अब हम नवाल से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है। ये बहुत लोग कहते हैं पास जब कुछ इंसान कर जाते हैं ना, तो फिर कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि किस्मत थी, हो गई, यू आर लकी। तो आप पूरे इस सीएसएस में लक का कितना फैक्टर मानती है कि हाँ वाकई लक का थोड़ा बहुत फैक्टर है, या आप कहती हैं नहीं इट्स टोटली हार्ड वर्क और फिर दुआएं। सर पहले तो मैं एडिंग टू व्हाटएवर यू सेड, मैं मुझे एक टाइम याद आ गया। मैंने 2022 का रिजल्ट आपको भेजा था और आपने मुझे आगे से वॉइस नोट्स भेजे थे। ये मोटिवेशन पे बात हो रही थी, तो आपने उसमें स्पेसिफिकली बोला था मुझे कि आपका डीएमसी देख के मुझे पर्सनली मोटिवेशन हो रही है, यू कैन डू इट, मतलब कुछ ऐसे लव्स थे, यू कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। तो मोटिवेशन की अगर बात है ना, तो सर खुद ही एक मोटिवेटिंग मेंटोर हैं। तो अगर किसी को मोटिवेशन प्रॉपर चाहिए तो ही इज द गाय यू गो टू। तो क्योंकि मुझे प्रॉपर मोटिवेशन आपके वॉइस नोट सुन के ही मिला था आफ्टर आई सेंड यू माय 2022 डीएमसी। तो थैंक यू। ये मुझे अभी अभी याद आया है कि ये मोटिवेशन इस तरह भी मिलता है। दूसरा, लक की आप बात कर रहे थे, तो जब आप फेल होते हो ना, तो आप यही समझते हो कि बस किस्मत नहीं थी साथ, क्योंकि और सब क्यों पास हुए हैं और मैं क्यों फेल हुई हूँ। तो आप लक को 100% जो है उधर डोमिनेटिंग फोर्स बना देते हो। हाउएवर, आपने जो भी हार्ड वर्क पुट इन किया होता है, वन वे और दी अदर उसका रिटर्न आपको मिलेगा। तो सीएसएस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, ऑफ योर जर्नी। वो हार्ड वर्क तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सीएसएस में लक इज समवॉट ऑफ अ फैक्टर। तो आप अपना हार्ड वर्क पूरा दें 100%। जो लक छोटा सा है उसके बारे में सोचे ही मत।
क्योंकि जब इंसान पॉजिटिवली, मतलब आई हैव बीन थ्रू दिस, कि मैं पहले यही सोचती थी जब मेरा वो तैयारी चल रही थी जब मेरी, तो मैं सोचती थी कि ये लक है, मेरा लक ही नहीं चल रहा, ये वो, तो वो हो ही नहीं रहा था, तो मैं लक को ही ब्लेम किए जा रही थी। लेकिन जब मेरा हो गया तो मुझे एक ऑटोमेटिकली ये फीलिंग आ गई कि नहीं, द हार्ड वर्क दैट आई हैव पुट इन इज फाइनली गिविंग मी सम रिटर्न्स। तो हार्ड वर्क इज एवरीथिंग, लक थोड़ा सा है। और सर खुद भी मुझे कह रहे थे कि मेरी जो है अभी रिसेंट में शादी हुई थी, मतलब अटेम्प्ट्स देने के बाद मेरी शादी थी, मतलब 15 दिन बाद मेरी शादी थी लास्ट अटेम्प्ट की। तो उसके बाद मैं दोनों में पास हो गई। तो अब सारे जो मेरे इर्द गिर्द है वो मुझे यही कह रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत लकी है। मतलब सारा ये जितनी भी मेहनत मैंने की है वो इधर उधर चली गई है, सब वो एक कुछ साइड चली लक पे आ गई। गया। तो ये लक बहुत, का ये है। ये बिल्कुल सच बात है। मतलब कि मेरा खुद का, हमारे काफी बेचमेट्स से, जैसे हमारी PWS में एक शाहरुख हैं, उनको शायद आप जानते भी हों, वो भी इंस्टाग्राम जी पे जी। थोड़ा एक्टिव होते हैं, शाहरुख को। तो वो शाहरुख का भी थर्ड अटेम्प्ट था, वो थर्ड अटेम्प्ट में पास हुआ था। तो वो भी कह रहा था कि मेरी शादी हुई है और फिर मैंने पास किया है। तो सब लोग कह रहे थे कि बस ये तुम्हारी बीवी जो है वो किस्मत लाई है घर में। एक बिलोर था, उसको बेटी हुई थी। बिलोर भी हमारी सर्विस में है, तो उसका KPK का। तो बिलोर को भी सब लोग यही कह रहे थे कि तुम पास हुए तो तुम इस बेटी की वजह से हुए हो। तो ये बस चलें ठीक है, पास हो गए, फिर क्रेडिट किसी को भी जाए, अल्टीमेटली क्रेडिट भी हम लोगों को ही जा रहा है, हमारे लोगों को जा रहा है। जा रहा है। बिल्कुल। बाकी लेकिन नवाल आप, हाँ हाँ, बोलें। ये मैटर तो करता है, जाहिर है, ये चीज़ है, हम सब हमारे कल्चरल नॉर्म्स में, रिलीजियस नॉर्म्स में है। हाउएवर हार्ड वर्क इज द मेन थिंग है, मतलब वेरी स्टोरी ट्रू, यही है कि हार्ड वर्क बहुत वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी ट्रू, बिल्कुल यही है कि अगर आप सिर्फ लक पे बैठे रहेंगे, इसको ना वो आप बना सकते हैं, वो 80-20 रूल जो है ना, वो आप इस तरह 80-20 इसको बना सकते हैं कि 80% इट्स हार्ड वर्क, ये वो, फिर 20% चले आप लक, लक। दुआएं, किस्मत, ये डेस्टिनी, ये सारी चीजें भले करते हैं, पर 80% अगर नहीं है तो फिर 20% किसी काम की नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलें, नवाल कुछ सवाल लेते हैं जो लोग आए हुए जी। हैं। तो इनके जो सवाल हैं वो ये टाइप करते जाएं, फिर मैं आप में से कुछ अच्छे सवाल होंगे इंटरेस्टिंग, वो मैं कुछ पूछ लूंगा। बाकी जो US हिस्ट्री है उसके बारे में मैं पूछता हूँ। बाकी आप जो सवाल करना चाहते हैं मैडम नवाल से, आप कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल ऐसे के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं उस नंबर से जहाँ से आपने ये ज्वाइन किया हुआ है। किंजा कहती है कि जब से मैंने भी स्टार्ट किया है काफी तहमुल आ गया है जिंदगी में। बिल्कुल ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। कब से तैयारी कर रही है किंजा आप? अच्छा, जहरा का जो सवाल है वो जॉब से रिलेटेड है। तो नवाल आप क्या जॉब थी कोई और साथ में CSS की तैयारी कर रही थी, या प्योर बस CSS की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व थी? जी बिल्कुल, मेरी जॉब थी। मैं जो है बेसिकली लॉयर हूँ, तो मैं सुबह जो है कोर्ट जाती थी, दिन को मैं वापस आती थी घर में, थोड़ा बहुत खाना पीना करके मैं शाम को जाती थी लाइब्रेरी, और जो है उस तरह मैं मैनेज करती थी। अब आपकी जॉब पे भी डिपेंड करता है, अगर आपको हु आर डूइंग जॉब ऑफ 8 आवर्स, देन हाउ दे कैन मैनेज टाइम। अब इसमें ये हो सकता है कि आप जॉब के आवर्स के बीच में अगर आपको कोई ब्रेक मिले तब हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन वन्स रूटीन। आई थिंक मेरे लिए आसान था क्योंकि मैं सुबह से दोपहर तक ही वहाँ होती थी कोर्ट में, फिर मैं बाकी का पूरा दिन जो है लाइब्रेरी में गुजार लेती थी। तो अब डिपेंड करता है कि आपके आवर्स कैसे हैं, बीच में आपको ब्रेक मिलता है, तो उस तरह फिर हम जो है इसकी प्रिपरेशन पे बात कर सकते हैं। सर आप खुद करते थे जॉब वगैरह? मेरी पहले, हाँ, पहले अटेम्प्ट में जॉब नहीं थी, दूसरे अटेम्प्ट में मेरी जॉब थी। पहले AD MOD, असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, वो थोड़ी हेक्टिक जॉब थी। और फिर वो मैंने 6 महीने करके छोड़ दी। फिर आई यूज टू टीच इन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। तो जो टीचिंग वाली जॉब होती है वो इतनी मुश्किल नहीं होती है, उसमें जो है राइट। वो जो मैं चीज़ें पढ़ाता था वो भी उनको इस तरह पढ़ाता था कि सब्जेक्ट जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ पहले उनकी आउटलाइन बनाता था,
वो साथ साथ मेरी आउटलाइन में की प्रैक्टिस क्लास में हो जाती थी। तो बाकी जो सब लोग हैं जो ये सवाल कर रहे हैं, उनके लिए मैं मोस्टली कहता हूँ कि मॉर्निंग रूटीन अगर आप बना सकते हैं ना, जो भी जॉब वाले हैं, तो इट्स वेरी सेफ ऑप्शन कि आप सुबह 4-5 बजे उठें और 4-5 बजे से 7-8 तक आप प्रॉपर तैयारी करें। जो भी आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं वो इस टाइम में सीखें, और फिर जॉब करके, जॉब के दौरान न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सारा कुछ ट्राई टू यस। मैनेज इट। और फिर जैसे वापस आ जाएं तो फिर थोड़ा बहुत लिखने का काम, और अर्ली बेड अर्ली राइज, ये एक रूल बना लें। जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें। फिर थोड़ा इसमें मुश्किल होगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको अगर ये अचीव करना है, सीएसएस पास करना है, तो फिर आपको ये थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइसेस तो हैं बहुत इसमें करने ट्रू। हैं, वेरी लेकिन एंड रिजल्ट बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो कीप दैट इन माइंड। वेरी ट्रू। ये जो बात की ना नवाल ने कि एंड रिजल्ट इज वेरी अट्रैक्टिव, इट्स वेरी ट्रू ऑनेस्टली। वो जो खुशी आपको आपके घर वालों को मिलेगी। हम कोशिश करेंगे, एक और भी बलूचिस्तान की है, वो भी मेरी स्टूडेंट थी, जकिया। शी जी बिलोंग्स टू हजारा कम्युनिटी। नवाल उसे जानती भी होगी शायद। जी तो जी जी। उसको भी इंफॉर्मेशन ग्रुप में आई थिंक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उसके साथ भी मैंने सोचा हुआ है एक वेबिनार रखेंगे, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी, और वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करती है कि ऐसी कम्युनिटी के लोग फर्टिलिटी में, इधर सीएसएस में, मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट में कम लोग आते हैं। तो आती वो है, आती है। एग्जैक्टली। तो नवाल एक और बात बताएं, क्योंकि मुझे सिंध का तो पता है, सिंध की जो पीसीएस होती है, उसका भी मुझे पता है, पंजाब की। लेकिन जो आप बलूचिस्तान की पीसीएस होती है, क्योंकि एक सवाल भी आया हुआ है, वो जी। किस तरह स्ट्रक्चर है, उसके कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, और वो जो पास करके फिर एसी बनते हैं, वो बिल्कुल जैसे सीएसएस वाले एसी होते हैं उसी की तरह उनकी जॉब होती है, या कोई उनका अलग से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है? सर, इसका सीएसएस की तरह का एग्ज़ाम नहीं होता, इसका एग्ज़ाम काफ़ी डिफरेंट है। इसमें जो है, एक आपका कंपल्सरी लैंग्वेज का पेपर होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उर्दू लें, आई थिंक बाकी भी सूबों का यही है, बलोची लें, पश्तो लें, वगैरह वगैरह। बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें इंग्लिश है, जीके है, इस्लामियात है और पाकिस्तान स्टडीज़ है। और इसके अलावा आप 3 ऑप्शनल्स चूज़ करते हैं, जिसमें ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट, बट उसमें बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं हैं जो सीएसएस में है। सो ये कहने का मकसद मेरा ये था कि यूएस हिस्ट्री मेरा सीएसएस में था, बट अनफॉर्चुनेटली वो पीसीएस में नहीं था, तो मैंने यूरोपियन हिस्ट्री ले लिया था। तो इस तरह का है। अभी तक वहाँ रिफॉर्म्स नहीं आए, जैसे पीएमएस चेंज हो गया है, जैसे सिंध का चेंज हो गया है, बलूचिस्तान का अभी तक वही ऑब्सोलीट ही है। दूसरा, वहाँ पे एसी लग के या बीसीएस में जाके, बीएसएस जो बलूचिस्तान सेक्रेटेरिएट है और सिविल सर्विस है, उधर जाके आपकी यही सेम ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एज़ फार एज़ आई नो, बिकॉज़ मैं अभी तक उसके अंदर नहीं हूँ। लेकिन जितना मैंने जो है पूछताछ की है, तो सिमिलर ही होता है। बस डिफरेंस यही होता है कि आप उधर बलूचिस्तान में हैं और बाकी सूबों में नहीं जा सकते। तो इसके अलावा हाँ, इससे उसका डिफरेंट इस तरह होता है अपना। आई एम नॉट श्योर कि एसपी ये सिंध का और पीएमएस पंजाब केपी का इस तरह है या नहीं, बट हमारे पास ऐसे जो है 450 वर्ड्स का होता है, या 450 से 500 वर्ड्स का। उसमें फिर सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं पेपर्स में, से 12-12 सवाल दिए होते हैं, उसमें से आपको 6-7 सवाल करने हैं इन 3 आवर्स। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम सीएसएस। पर्सनली फॉर मी सीएसएस पीसीएस से थोड़ा सा ईजियर था। अच्छा, सीएसएस जी। वाज इजियर देन पीसीएस। यस, क्योंकि इसमें मुझे पता था स्ट्रक्चर है एक, आपको जो है 4 सवाल करने हैं इन 3 घंटों में, इतने आपको इतना टाइम देना है। वहाँ पे बहुत हैप-हैज़र्ड सा है, बिकॉज़ ऑब्वियसली रिफॉर्म्स कोई नहीं आए हुए, तो वही पुराना सिस्टम होता है कि आपको 12-12 मतलब 10-10 सवाल दिए हुए हैं, उसमें से आपको 6-6 7-7 करने हैं। तो इस तरह से मुझे मुश्किल हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो क्वालिफ़ाई कर लिया, क्योंकि मुझे राइटिंग मेरी प्रैक्टिस ठीक थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा रिटन की प्रैक्टिस आपको चाहिए पीसीएस में। दिस इज़ हाउ व्हाई आई फाउंड इट मोर डिफिकल्ट देन सीएसएस। चलें, एक और सवाल वजिया का है। वजिया कहती है कि
मुझे जो है वो इंटरप्रिटेशन में ऐसे की ठीक से कर लेती हूँ, लेकिन मुझसे फिर वो आर्ग्यूमेंट्स अच्छे से लिखे नहीं जाते। ये एक बड़ा मसला होता है लोगों का कि वो समझ जाते हैं टॉपिक को किस तरह करना है क्या करना है, लेकिन उसको फिर राइटिंग में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आर्ग्यूमेंट्स को ठीक तरह से कन्वे नहीं कर पाते। इनके लिए क्या टिप्स देंगे आप नवाज? अ, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो वजीहा मेरे साथ भी ये इशू होता था कि मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाती थी, बट वो कहते हैं ना कि मैं कन्वे नहीं कर पाती थी ऑन द पेपर। तो इसके लिए मैंने जितना मैं पढ़ती जाती थी, जितना मैं राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, उतना ज़्यादा मेरे लिए बेहतर होता था। तो फॉर इंस्टेंस अब कोई आर्ग्यूमेंट है जो मेरे दिमाग में है बट मैं उसको पेपर पे नहीं ला पा रही हूँ, तो मतलब इट मेक्स सेंस ओनली कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा अपने दिमाग के थॉट्स को जो है आर्ग्यूमेंट के थ्रू वहाँ पे पेश करने, राइट करने के लिए ऑन द पेपर। इट मीन्स कि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकती है करें। और मेरे मेरे पास एक टिप है छोटी सी। मैं क्या करती थी, मैं जो भी पढ़ती थी, अगर न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल, कोई जर्नल, कोई बुक, एनीथिंग, उसकी मैं जो है ना या तो आउटलाइन बनाती थी, विच इज़ थोड़ा वो ज़्यादा हो जाएगा, आउटलाइन को फ़िलहाल छोड़ दें अगर आप इनिशियली कर रही हैं। मैं हम्म। उसकी छोटी-सी समरी लिख देती थी, बगैर देखे, बस जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अच्छा ये हुआ, और अपने आप को टाइम भी करती थी। वो थोड़ा एडवांस लेवल है, टाइम बाद में करें, लेकिन स्टार्ट करें, जो भी पढ़ा है उसकी समरी लिखें। बेसिकली रिटन प्रैक्टिस करें, तो इससे जो है ये वाला मसला आपका हल हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी गुड टिप के जो आप पढ़ रहे हैं, ट्राई टू समराइज व्हाट यू आर रीडिंग। अंडरस्टैंडिंग आपकी मुझे लगता है बहुत अच्छी हो जाएगी। आर्टिकल रीराइटिंग एक चीज़ मैं सिखाता भी हूँ अपनी ऐसे बैच में, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिटेनिंग अच्छी हो ना, तो ट्राई टू रीराइट व्हाट यू आर रीडिंग। तो ये जो टिप है, अब ये आप थोड़ा एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें, और आई थिंक अल्टीमेटली रिटेनिंग विथ एक गुड एक्सप्रेशन, ये दोनों चीज़ें साथ साथ इम्प्रूव होती जाएंगी। नवाल, एक और मेरा सवाल है, वो जो सवाल है वो इस हवाले से है कि मतलब सीएसएस के टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जी। कंपल्सरी, ऑप्शनल। ये भी एक बड़ी चीज़ होती है कि नोट्स लोग पकड़ लेते हैं, फिर उसको पढ़ते रहते हैं, और या एक मेन स्ट्रीम जो किताबें हैं, जैसे अब 2024 का स्पेशली हम रिजल्ट देखें तो उसमें काफ़ी लोग इस्लामिक स्टडीज़ में फेल हैं, और यस। इसमें 3 कंपल्सरी, काफ़ी ऑप्शनल्स हिट हुए हैं। और थोड़ा अगर एसे के ट्रेंड को हम रिसेंटली देखें तो जो एसे हैं वो भी अब मुख्तलिफ आ रहे हैं। वो एक जैसे पहले आते थे सीधे सीधे एक्सपोजिटरी डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एसे, वो थोड़े कम अब लिटरेरी कोटेशन बेस्ड ऐसे, आर्गुमेंटेटिव नेचर के ऐसे, इस किस्म के ऐसे थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। वो एक शिफ्ट जो है रोड लर्निंग से क्रिटिकल लर्निंग की तरफ तो हमें पेपर में नज़र आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स अभी तक अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर रहे, अभी तक वो पुरानी जो मेन स्ट्रीम किताबें हैं वही पढ़ रहे हैं। तो आपने कौन सी ऐसी चीज़ें अपने थ्रू आउट जर्नी में अडॉप्ट की थी फॉर रीडिंग, कि मुझे ये चीज़ें स्पेसिफिक पढ़नी है, या कोई यूट्यूब चैनल हो गया, या कोई ऑथर्स हो गए, या कोई आर्टिकल्स हो गए जो इनके लिए भी हेल्पफुल हो सबके लिए? जी। तो सर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले के, जब हम तैयारी कर रहे होते थे तो पहले के एसेस बहुत सिंपल, मतलब एक लाइन लिखी होती थी जो आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते थे, इतनी क्रिएटिविटी नहीं थी। लेकिन अभी जो है ना बहुत क्रिएटिव माइंड से करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है, आप सर अग्री करेंगे क्योंकि आप खुद भी एविड रीडर हैं, पढ़ना, बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी जर्नी में जिधर भी हैं, आप ये वाली हैबिट जो है अपनी शुरू कर दें। बिकॉज़ मैं भी शुरू से ही बुक रीडिंग बहुत करती हूँ, तो कहीं न कहीं आई गेस ये चीज़ मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। इफ़ यू आर नॉट अ गुड रीड, मतलब आप नहीं पढ़ना चाहते बुक्स और बोरिंग लगता है, तो आप कुछ बहुत चीज़ें पढ़ सकते हैं। फॉर मी पर्सनली मैं सिर्फ एक डॉन पे रिलाई नहीं करती थी, क्योंकि डॉन सब लोग पढ़ते हैं, एंड सीएसएस में आपको कुछ अलग करना है तभी जाके आप पास होंगे। पर्सनली आई बिलीव दिस इज़ वेरी ट्रू। आप कुछ अलग करोगे तभी आप पास होंगे, और अलग करने के लिए आपको डिफरेंट आउटलेट्स
डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट ऑथर्स, सबको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती थी, डॉन मेरा डेली था, क्योंकि डॉन ऑब्वियसली सब सीएसएस और डॉन सिनोनिम्स हैं, तो डॉन डेली पढ़ती थी मैं। बट उसके साथ साथ मैं और आउटलेट्स भी इंक्लूड करती थी। अगर मेरे वीक में मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, तो मैंने फर्ज करे 30 मिनट्स में डॉन पढ़ लिया। फिर मंडे को मेरा होता था मैं आज जो है फॉरेन अफेयर्स पढ़ूंगी, उसके 1-2 आर्टिकल्स इन एन आवर और हाफ, मतलब 1.5 घंटे में। तो ये मेरा मंडे का हो गया। डॉन साथ में फॉरेन अफेयर्स मंडे। ट्यूसडे को फिर डॉन पढ़ लिया, फिर साथ में मैंने सीएफआर पढ़ लिया, काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो आईआर के लिए बहुत अच्छा है, करंट अफेयर्स के लिए, इवन एसए के लिए। फिर वेडनेसडे को मैंने डॉन पढ़ लिया 30 मिनट्स, फिर मैंने 1-1.5 घंटा जो है किसी और आउटलेट को दे दिया। तो इस तरह जो है मैं सारे आउटलेट्स भी, सारे तो नहीं, मतलब इट्स इम्पॉसिबल कि आप सब कुछ पढ़ लो, लेकिन जितना हो सकता है 5-6 तो एटलीस्ट आप अपने हफ्ते में इंक्लूड ज़रूर करें। और उनके नाम मैं इधर चैट पे लिख दूंगी। इप्री है एक, सीएफआर में पढ़ती थी, अल जजीरा, और इसके अलावा और भी बहुत है, अभी मेरे फिंगर टिप्स पे याद नहीं है, मैं टाइप कर दूंगी। तो ये है कि मैं पूरे हफ्ते में उनको कहीं ना कहीं इंक्लूड कर देती थी। इससे ये होता था कि मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स और मेरे जो एग्जाम्पल्स एसे और हर क्वेश्चन के लिए होते थे, वो बहुत डिफरेंट होते थे, क्योंकि मैं अपने फेलोज से कभी डिस्कशन करती थी, तो मैं देख रही होती थी डिफरेंस उनके आर्ग्यूमेंट्स में और मेरे, क्योंकि मैं बहुत वेल इक्विप्ड थी विद ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर जो भी किसी इशू में है। और मतलब एनालिसिस होता ही ऐसे है कि अगर आप फर्ज करें कश्मीर इशू पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी इशू पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आप अपने मुल्क की तरफ से जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले सकते। यू हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, फिर जाके आपका एक क्रिटिकल एनालिसिस जो कहते हैं ना हमारे पास, वो बन जाता है। तो ये हो गए आउटलेट्स। और बुक्स की बात कर रहे थे सर आप, तो उसके लिए जो भी बुक्स रिकमेंड किए हैं, टू बी ऑनेस्ट मैंने उनमें से काफ़ी कम पढ़े हैं। मैं अपने ही जो इधर उधर बुक्स देख रही होती थी ना, जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मलिहा लोधी की वो जो बुक है क्रॉस पाकिस्तान रोड्स बियॉन्ड वाले, टेक्सास स्टेट। यस यस यस, दैट वेरी बुक, वो मैंने पढ़ ली थी। और उसके अलावा इसी तरह की सिमिलर लाइंस पे बहुत सी बुक्स मैंने पढ़ी हुई थी। ऐसा नहीं करती थी मैं कि मतलब बस उसी जो रिकमेंडेड बुक्स है उस पे मैं रहूं। मैं यहाँ वहाँ की बुक्स, और बेसिकली जो जितनी आप यहाँ वहाँ की बुक्स पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो आर्ग्यूमेंट है, जो आपका ओपिनियन है, वो स्ट्रांग होगा। एंड आई कैन ईजिली रिकमेंड सम बुक्स ऑल्सो जो मुझे बहुत हेल्प की हैं, जो कि मैं कोट करके आई हूँ पेपर में स्पेशली। तो सिर्फ ऐसे के नहीं, बाकी जेंडर के हो गए, और पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, तो मैं उसकी भी एक लिस्ट इधर भेज दूंगी। बस बेस्ट हो गया। ये मैडम से हम लिस्ट लेंगे, जो उनके रेफरेंसेस से जो आउटलेट्स मैडम बता रही थी, और उसके अलावा जो किताबें उन्होंने बताई हैं, तो इसकी लिस्ट मैं ग्रुप में जो है ना शेयर कर दूंगा सबके साथ। तो आप लोग उनको देख भी सकते हैं, रेफर भी कर सकते हैं। अभी आप कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल अगर लास्ट मैडम से पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ टाइप। अगर किसी के पास कोई ऐसा सवाल नहीं है तो फिर मैं ही पूछ लूँगा। या अपनी तरफ से नवाल, अगर आप कुछ बताना चाहें ऐसी चीज़ जो मतलब आपको लगता है कि वो कम लोग बताते हैं एस्पायरेंट्स को, ऐसी कोई चीज़ है आपके दिमाग में जो आपको लगती है कि ये बहुत ज़रूरी है एस्पायरेंट्स को बताना? यस सर, एक चीज़ जिससे मैं खुद भी बहुत गुजरी हूँ और मेरे लिए वो ठीक नहीं था बिल्कुल भी, ये है कि मैंने इनिशियली ये गलती कर दी थी कि मैं हर एक जो है मेंटोर या सीएसएस मेंटोर जो कहते हैं, या जो भी है, उन सब की बातें सबकी सुनने लग गई थी। तो इससे मेरे साथ मसला ये हुआ कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि अच्छा इन्होंने तो ये बोला था, लेकिन इन्होंने तो ये बोला, तो मतलब बहुत कंफ्यूजन फैल गई। और सीएसएस में आप अपने साथ ज्यादती करेंगे कि अगर आप कंफ्यूज हो जाए,
तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं चाहिए, यहाँ आपको एक क्लियर कट माइंडसेट चाहिए। तो मैं यही कहूँगी फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप एक मेंटोर देखिए और उन्हीं के साथ स्टिक टू दैट पर्सन, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू एसे। अब तो आप, मैं जी 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 बोलो। मैंने इनिशियली एक दो टेक्निक्स ऑफ एसे सीख ली थी। जब सर मैं आपके पास इवैल्यूएशन के लिए आई तो मैं कभी एक टाइप का एसे लिख के आपको भेजती थी, कभी दूसरे टाइप का एसे भेजती थी। फिर जब आपने थोड़ा मुझे क्लैरिफाई किया कि या तो ये करे या तो वो करे, तो तब मुझे समझ आया कि सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप अपने आप को सबके साथ एफिलिएट करके कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक कनंड्रम सा बना हुआ था। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप एक ही मेंटोर से, अगर आप ले रहे हैं मेंटोरशिप, तो उन्हीं से लें और अपने आप को कंफ्यूज ना करें। यू कांट अफोर्ड टू बी कंफ्यूज्ड इन योर सीएसएस जर्नी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात की है नवाल ने। मैं भी अक्सर सबको यही कहता हूँ कि काफ़ी लोग ना काफ़ी लोगों से पढ़ लेते हैं, ऐसे स्पेशली, और बाकी भी सब्जेक्ट्स है। और हर कोई जो है वो पास करता है, उसकी अपनी जर्नी होती है, उसके अपना तरीका होता है, नोट्स बनाने का अपना तरीका होता है, मैसेज कन्वे करने का अपना तरीका होता है। जैसे अब देखें, आप लोग काफ़ी अपनी पूरी ज़िंदगी में उस्तादों से पढ़ कर आए होंगे, हर कोई अपने स्टाइल से पढ़ाता होगा। इसी तरह वो लिखना जो है वो भी सबका मुख्तलिफ होता है, तो वो हर कोई अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आपको बताता है। तो मेरा भी इसी चीज़ पे बड़ा स्ट्रेस होता है कि ऐसे जो है उसमें मुर्शिद अपना एक रखें। क्यों? क्योंकि मुर्शिद भी काफ़ी हैं, और दुआएं दवाएं धागे ये भी काफ़ी लोगों के लग जाते हैं। तो अगर आप एक ही मुर्शिद पकड़ेंगे तो उसकी दवा धागा दुआ तब लगेगा जब उस पर थोड़ा बहुत आप ट्रस्ट भी करेंगे। तो काफी मेरे पास ऐसे लोग हैं। मैं अक्सर, एक मेरे स्टूडेंट है उसका मैं एग्जांपल कोट करता हूँ कि वो मेरे पास 2021 में 22 में ऐसे पढ़ी थी। अब मैंने जब अपनी कोई फर्स्ट या सेकंड पेज चलाई थी, तो मेरे पास वो ऐसे पढ़कर समझकर ठीक सब कुछ ये वो, फिर वो 3-4 महीने बाद मुझे मैसेज करती है कि सर कॉमिक्स अकेडमी हैदराबाद में सर फाजिल बुखारी साहब हैं, वो ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनके पास पढ़ने जाऊं। तो मेरी आदत ये कभी रही नहीं है कि मैं उसे कहूं नहीं 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 आप मेरी स्टूडेंट है, मेरे पास रहें। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल आप चली जाए, कोई मसला है क्या। वो पढ़कर समझकर 3-4 महीने बाद फिर मैसेज करती हैं कि सर वो मैं पढ़कर तो आई हूँ, लेकिन उनका मेथड बहुत ही मुख्तलिफ है, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ये करूँ। आपसे मैंने ऐसे भी चेक नहीं करवाया। मैंने कहा कोई मसला नहीं, अब ऐसे भेज मैं चेक कर दूंगा। वो ऐसे भी नहीं आया। तो 6 महीने बाद फिर मैसेज आता है कि मैं अब सर इस्लामाबाद जा रही हूँ, और वहाँ पे मुझे अब सजेस्ट करें कि ऐसे किसके पास पढ़ूँ। मैंने कहा 2 लोगों से तो अब ऐसे पढ़ चुकी हैं, अब आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो फिर वो इस्लामाबाद पता नहीं किसी नोवा अकेडमी में किसी उस्ताद के पास जाती हैं। अभी रिसेंटली वो लाहौर में है, और लाहौर में भी अभी वो ऐसे का उस्ताद ढूंढ रही हैं। और मुझे उसका 3-4 कोई हफ्ते पहले मैसेज आया था कि सर मैं ऐसे लिख तो रही हूँ, लेकिन जो एग्जामिनर है मुझे मार्क्स नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि नहीं ये इस तरह नहीं इस तरह होगा। मैंने कहा एक राइटअप अपना भेजें। तो ऑनेस्टली बताऊं, उसका जो ऐसे था ना, वो एक खिचड़ी होती है ना। क्योंकि कोई कहता है कि आर्गुमेंटेटिव में आप एंटी थीसिस पहले दें, तो उसके ऐसे में एंटी थीसिस पहले दी हुई थी। कोई कह रहा था थीसिस यहाँ लिखे, तो उसकी वो मैं 3-4 जो फेमस ऐसे मेंटोर्स है ना, उसका वो अमल का क्वेश्चन था। तो ये जो बात है ना, नवाल ने जो कही, इट्स वेरी ट्रू। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही था कि मैंने भी एक ही मुर्शिद पकड़ा था, उससे चेकिंग कराई, उससे समझा, ये वो उसी के तरीके पे प्रैक्टिस की। हाँ, मोक्स आप देते रहें। और यही बात नवाल ने जो कही कि आप हर किसी की ना सुने, आप अपनी टाइम मैनेजमेंट के लिए मोक्स दे दें, प्रैक्टिस करें, ये वो आपको जो ठीक लगे। यूज योर कॉमन सेंस कि हाँ ये ठीक लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा। उस पर ज़्यादा आप अपने कॉमन सेंस पे ज़्यादा ट्रस्ट करें। पर जो वो कंप्लीट एक रास्ता होता है ना, वो आप किसी एक का ही हाथ पकड़ लें। तो वो आपकी लाइफ में अगर पहले से कोई है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो ट्राई टू फाइंड आउट एज अर्ली एज पॉसिबल। ऐसा ही है नवाल। जी बिल्कुल सर। तो ये आपकी। ईमान की हाँ का क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। I have one question related to it. Ma'am, did you make notes of those books? ये जो मैं बुक्स, मेरे पास फाइल्स हैं, 12-13 फाइल्स हैं, और पर सब्जेक्ट में मेरे नोट्स हैं उसमें। जो
तेरहवीं जो फाइल है ना, उसमें मेरी सारी बुक्स की और ऑथर्स और इन सब की समरीज लिखी हुई है। तो जब भी मैं किसी भी ऐसे थीम या किसी चीज़ पे तैयारी कर रही होती हूँ ना, तो मैं वापस जाती हूँ अपनी उस फाइल, मतलब करती थी जब, उस फाइल को खोलती थी और मैं बुक्स वगैरह की देखती थी कि अच्छा ये समरी है, ये जो भी मुझे सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगता था कि मैं ये बुक या ये कोट या ये ऑथर यहाँ कोट कर सकती हूँ, तो मैं उसको याद कर लेती थी या मैं उसका स्टिकी नोट लगा के अपने नोट्स पे लगा देती थी कि अम, मुझे बाद में जब मैं नोट्स अपने रिवाइज करूँगी तो मुझे याद आएगा कि मुझे ये बुक, ये ऑथर वगैरह वगैरह ये इनकॉर्पोरेट करना है इस क्वेश्चन में या इस आंसर में। तो मैं इस तरह से करती थी। एंड नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे किसी सब्जेक्ट के कर रहे हैं, ऐसे के थीम्स पे कर रहे हैं, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स बहुत ही आपको काम आएंगे हमेशा। आई होप ईमान आपको इसका जवाब मिला होगा। और आई थिंक ये ईमान जो है वही है, ये भी हमारा एक स्टूडेंट है और इसने क्वालिफाई किया था, नहीं क्वालिफाई ऐसे इसका पास था आई थिंक इसमें स्पेशल में। अच्छा, तो मुझे याद आ रहा ये है। सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है कि आपने ऐसे पास कर दिया, इसका मतलब आपके अंदर है, आप बिल्कुल मत छोड़ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वही ईमान है। शी बिलोंग्स टू कराची, वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन। और ये भी उनमें से एक है जिन पे आप कह सकते हैं कि हाँ ये भी पास कर लेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले नवाल, आपका ज़्यादा हम वक्त नहीं लेंगे, कोई भी अगर आप लास्ट मैसेज देना चाहें जो सुन रहे हैं तो आई विल बी ग्रेटफुल। बिल्कुल, बस थोड़ी सी मोटिवेशन दूंगी मैं, क्योंकि थ्रू आउट माई जर्नी में मुझे भी बहुत ज़रूरत थी मोटिवेशन की। तो फ्रॉम वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ, जो पुरानी नवाल थी, जो कि अभी आप लोग जितने एस्पिरेंट्स हैं मैं यहाँ पे रह चुकी हूँ, तो मैं अगर उससे बात करूँ जैसे आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं उसको यही कहना चाहूँगी आप लोगों को भी कि जो भी वट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे। तो मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हारनी, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि व्हाट इफ नहीं हुआ, ये सोचना है कि व्हाट इफ हो गया। और जैसे ये बता रही हैं कि इट्स वर्थ इट, व्हाट इफ हो के वो वर्थ इट भी हो गया। तो मतलब अपनी मोटिवेशन बिल्कुल इसी तरह रखें। एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपसे हो ही नहीं पाता, बट पुश योर सेल्फ। कुछ भी हो जाए, हमेशा हर दिन सुबह उठ के अपने आप को पुश करना है। आप पहले कुछ दिनों के लिए नहीं हो पाएगा, लेकिन वंस आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि आप अल्टीमेटली इंजॉय करने लग जाएंगे, तो उस पॉइंट पे पहुंच जाए, फिर उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। आप कर लेंगे इंशाल्लाह। सो इट्स वेरी डूएबल। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम लगता है, लेकिन हो जाता है। तो माय मैसेज इज़ कि डोंट गिव अप, डोंट एवर गिव अप। अपने सारे अटेम्प्ट्स जो हैं दे दें, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। थैंक यू सो मच नवाल, कभी आपसे इस तरह बात हुई नहीं थी। अब आज इस तरह बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि आपको इस तरह और सेशन लेने चाहिए, क्योंकि अ, वो एक पास तो सब सब लोग कर लेते हैं, पर पास करने के बाद वो इस तरह की मैसेज कन्वे, इस तरह की मोटिवेशन, इस तरह के आइडियाज कन्वे कम ही लोग कर पाते हैं। बट यू आर वेरी थैंक यू सो मच। थॉटफुल पर्सन माशाल्लाह। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड टॉकिंग टू मी, टॉकिंग टू अस। ये जो अस हैं ये सारे तकरीबन मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, तो दे विल बी हैप्पी टू हेयर फ्रॉम यू इन द फ्यूचर एज वेल। तो हम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू नवाज सो मच को, फॉर हैविंग मी सर। माय प्लेजर माय प्लेजर, हम नवाल को आगे भी थोड़ा तंग करेंगे और इंशाल्लाह। उनको कहेंगे कि आप और इनसे बातें करें, क्योंकि पढ़ाता हर कोई है, पर इस तरह की कोई जो बातें होती है ना वो कम लोग ही फिर सच्चाई के साथ शेयर करते हैं। तो एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच नवाल, सो ग्रेटफुल। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू समवेयर इन योर ऑफिस। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू थैंक सर, यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, टेक हाफिज़। केयर, अल्लाह अल्लाह। Allah